सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीलर थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आज यहाँ पर हम अतलग उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 81 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप सभी लोगों को पता है जो क्रियात्मक शोध होती है, इसमें जो जिस भी संस्था में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो विद्यालय हो या कोई ऑफिस हो, कोई भी संस्था हो, उसमें जो रोजमर्रा की हमें नित्य जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का हम खुद हल ढूंढते हैं स्टेप वाइज, और वही क्या होता है, क्रियात्मक शोध होता है। तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताओं में देखिए, शोध की जो समस्या होती है जिसका हम रोज अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए बिना पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, नवाचार से आप क्या समझते हैं, अथवा शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए, अथवा शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है। 2018 में भी पूछा गया यही सेम क्वेश्चन, 2019 में भी लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, जो नवाचार होता है वो किसी काम को नए तरीके से करना या किसी नए काम को करना ही नवाचार कहलाता है। तो नवाचार किसी कार्य को नए ढंग से करना नवाचार कहलाता है, और आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध आप सभी लोगों को पता है कि यह शोध का क्या है, वैज्ञानिक या व्यवहारिक रूप है। इसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान का प्रयास खुद के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्रियात्मक शोध हम एक तरीके से कह सकते हैं कि स्कूल में या विद्यालय में, संस्था में जो भी समस्याएं आती हैं उसका व्यवहारिक रूप से हम हल ढूंढते हैं या वैज्ञानिक रूप से उसका समाधान ढूंढते हैं और खुद ढूंढते हैं। तो इस तरीके से ये होता है क्रियात्मक शोध। अब क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले अच्छे प्रश्न की सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि जो प्रश्न हो वो छोटा हो, बहुत बड़ा ना हो, यानी कि उसकी शब्दावली संक्षिप्त हो, और उसकी जो भाषा है प्रश्न की वो पुस्तक की भाषा से अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर पुस्तक वाली भाषा से आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि उनमें ऐसे शब्द होने चाहिए उस प्रश्न में जो बच्चे अपने दैनिक जीवन में रोज सुनते हैं, और यह विचारोत्तेजक हो, यानी कि बच्चों के अंदर नए नए विचार उत्पन्न करने वाले हो, और प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करने वाले हो। यानी कि ऐसा क्वेश्चन बच्चों से नहीं पूछना है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास 3 के बच्चे से अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे किस स्तर का हमें पूछना है। उसे हम क्लास 5 या क्लास 6 के स्तर का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उस बच्चे से, और उनमें क्रमबद्धता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न है उनमें क्या होना चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए कि जो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का उत्तर देने के बाद बच्चे से जब दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो वो पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ होना चाहिए प्रश्न, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। तो कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं, इसका उत्तर तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। कक्षा में प्रश्न बच्चों से इसीलिए पूछे जाते हैं कि बच्चों की जो रुचि है विषय में, उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा है जो हम पढ़ा रहे हैं। जब हम बच्चों से पूछेंगे तभी तो जान पाएंगे। इसके अलावा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए, और नए ज्ञान का अभ्यास कराने के लिए, मानसिक शक्तियों का विकास करने हेतु आदि के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए, उनकी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, उनकी समझ को और विकसित करने के लिए, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए, जो चैप्टर है उसका रिवीजन कराने के लिए हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 है, परिकल्पना से आपका क्या आशय है। परिकल्पना से आपका क्या आशय है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो परिकल्पना दोस्तों देखिए, यहाँ पर शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना कहलाती है। पिछली दोनों वीडियोस में मैंने इसको विस्तार से बताया है कि जो परिकल्पना होती है, सबसे पहले जब किसी भी समस्या के हम
प्रस्तावित उत्तरों को सोचते हैं। कोई समस्या हमारे सामने आई, अब उसके बहुत सारे हमको हल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे तरीके से उसको हम हल कर सकते हैं। तो ये जो बहुत सारे तरीके हैं, इन्हीं को हम प्रस्तावित उत्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। आखिर में बच्चों का हम व्यापक मूल्यांकन क्यों करते हैं? तो छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यानी कि व्यापक मूल्यांकन जो होता है उसमें बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे क्रियात्मक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो, बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन होता है। इसीलिए व्यापक मूल्यांकन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। तो प्रमुख पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक या क्रियात्मक भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकारों में विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? तो परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर कोई स्केल या पटरी है तो उसका क्या काम है? उसका काम है लंबाई मापना, कितना सेंटीमीटर है, कितना इंच है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जिस काम के लिए इसको बनाया गया है, अगर ये वह परीक्षण बहुत ही अच्छे से उसका मापन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वैध हो जाएगा। तो बस वही है वैधता। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान और उनके समान परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, क्रियात्मक शोध की आवश्यकता हमें हमारे कार्य क्षेत्र में जो हम नित्य जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए और व्यवहारिक या ये कहें कि वैज्ञानिक समाधान के लिए, वैज्ञानिक हल के लिए हम क्रियात्मक शोध का उपयोग करते हैं। इससे हम किसी भी समस्या का आसानी से पता लगा लेते हैं और वो भी विद्यालय या संस्था की सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 92 है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। बहुत ही आसान है। जो मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष होता है इसके अंतर्गत बच्चे के भावों को यानी कि उसके इमोशंस को, उसकी रुचियों को, उसका किस विषय में इंटरेस्ट है, वह किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी घटना को किस तरीके से देखता है, उसके मूल्यों यानी कि उसके अंदर किस तरीके के नैतिक मूल्य, उसकी मनोवृत्तियों, किसी भी घटना के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, अभिवृत्तियों, उसकी आदतों, इन सभी का मूल्यांकन हम करते हैं उसके भावात्मक पक्ष के अंतर्गत। इसीलिए जब हम बच्चे का व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम उसके संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्षों का हम मूल्यांकन करते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। 2017 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 93 है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। युग्म मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो जो युग्म मूल्यांकन होता है दोस्तों, इसमें जो छात्र छात्राएं होती हैं ये परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? युग्म मूल्यांकन कहते हैं। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपने देखा था दोस्तों, तो वहां पर मैंने इस तरीके से आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का जो मूल्यांकन होता है, जैसे ए और बी में यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये जो मूल्यांकन होता है ये युग्म मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सामान्य प्रश्नों के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो युग्म मूल्यांकन होता है इसमें जो छात्र छात्राएं होते हैं वो परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर इसको आप दोस्तों सही कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं, सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्रों के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता है। तो याद रखिएगा, सतत मूल्यांकन का मतलब, सतत का मतलब ही होता है लगातार, जो मूल्यांकन लगातार चलता रहे, जो कभी रुके ना। 2017 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो चलती रहे। इसीलिए अब यहाँ पर दोस्तों अब केवल और केवल एक बार हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम, सिर्फ साल में 2 एग्जाम नहीं होते हैं, बल्कि हर हफ्ते में हर 15 दिन पे टेस्ट होते हैं और फिर हर महीने में एक एग्जाम होता है, यूनिट टेस्ट होता है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर
पढ़ने की ललक भी होती है और लगातार उनका जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि उन्हें अनुभव मिलता रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास करना ही व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 97 है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है। शैक्षिक अभिवृद्धि, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। बच्चों की अभिवृद्धि का आशय होता है कि बच्चे के डील डौल और भार में वृद्धि, यानी कि बच्चे की लंबाई कितनी है, बच्चे का वजन कितना है, वो कितना लंबा हुआ है। इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही विकास नहीं होता है, बल्कि यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होता है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। तो इस तरीके से अभिवृद्धि के अंतर्गत विकास भी आता है और वृद्धि भी आती है। तो बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है। तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों, 2 या 2 से अधिक एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनाया जाता है। तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों को हम क्या, यहाँ पर जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों में किस तरीके से यहाँ पर ए और बी में किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमें मैच करना होता है, कैसे इनका मिलान करना होता है, यही सारी चीजें होती हैं जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों में। जैसे कि राज्य राजधानियां हो गया। इसके अलावा एक तरफ हमने फलों के नाम लिख दिए हैं और उनको हमने आगे पीछे हिंदी नामों को लिखा, बच्चों से कह दिया कि मिलाओ। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 लिख दिया और यहाँ पर हमने 1 की जगह पर हमने 3 बॉल बना दिया, 2 की जगह पर हमने 4 बॉल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अब यहाँ पर जहाँ 3 है इसके जगह पर 1 बॉल बना दिया, 4 की जगह पर हमने 2 बॉल बना दिया। अब बच्चा 1 को 0 से मिला रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 0 1 बॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 को आप देखोगे तो ये 4 के सामने बच्चा मिला रहा है, क्योंकि 2 बॉल कहाँ है, 4 के सामने है, और 4 यहाँ 2 के सामने है, और यहाँ पर 3 1 के सामने है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से जोड़ा बनाने वाले प्रश्न हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य एक ही होता है, जो भी हमारी संस्था में, हमारे विद्यालय में जो भी समस्याएं हम अनुभव करते हैं, जिनका नित्य जीवन में, अपने दैनिक जीवन में जिन भी समस्याओं का अनुभव करते हैं, उनको सामान्य परिस्थितियों में, विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में उनका जो हल है वो वैज्ञानिक पद्धति से ढूंढना ही क्रियात्मक शोध कहलाता है, यानी कि अपनी समस्या का समाधान खुद करना। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है। फिर यही सेम प्रश्न पूछा है, क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है। तो क्रियात्मक सोच से आशय उस व्यवहारिक सोच से है जिससे विद्यालय संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से हल ढूंढा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। दूसरे पार्ट में 2017 और 22 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर ये हमारा राज्य है, मान लीजिए इसकी जनसंख्या हम 20 करोड़ मान लेते हैं। 20 करोड़ से बहुत ज्यादा है, 24-25 करोड़ हो चुकी है। 20 करोड़ है और इसमें से हमने केवल और केवल 20,000 लोगों को लेकर के 20,000 लोगों को लेकर के कोई प्रयोग करना है हमको। तो 20,000 लोगों में छोटे बच्चे भी होंगे, इसमें यंग लोग भी होंगे और बूढ़े लोग भी होंगे। तो ये तीनों कैटेगरी को मिला करके हम क्या करेंगे, कोई भी प्रयोग करेंगे तो वह हम इस तरीके से करेंगे कि ये संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हो। तो यहाँ पर आप देखिए, न्यायादर्श का मतलब होता है सैंपल। अब 20 करोड़ लोगों में से 20,000 लोगों का हम सैंपल ले रहे हैं, बस यही समझिए आप। तो न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हो। 20 करोड़ लोगों में से 20,000 लोगों को, एक छोटी सी संख्या चुनी गई है, 20,000 लोगों की छोटे से समूह को चुना गया है और इसको इस तरीके से इसका चयन किया गया है कि ये संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हो।
क्वेश्चन नंबर 102 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का क्या आशय होता है? तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। यानी कि हम ग्राफ के माध्यम से अपनी जो हमारी समस्या है उसका हल ढूंढते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ होता है? तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना ही होती है, जिससे यह मानकर चलते हैं जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर ही नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 पर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 105, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से हैं? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं, आखिर में समस्या है क्या, फिर उस समस्या को हम परिभाषित करते हैं, फिर समस्या का सीमांकन करते हैं, फिर समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करते हैं, फिर क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास और फिर विश्लेषण, और सबसे लास्ट में निष्कर्ष या रिजल्ट पर पहुंचते हैं और उस समस्या के हल को ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। निबंधात्मक परीक्षा दो प्रकार की होती है। पहली है लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इसमें, और दूसरा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 108 है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। यानी कि किसी एक बच्चे का हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और बार बार अगर एक बार उसका हमने टेस्ट लिया, परीक्षण किया, हमें डाउट लग रहा है कि इस बच्चे ने इतना नंबर कैसे लाया है कुछ भी, तो हम बार बार उससे और प्रश्नों को पूछते हैं या उस चैप्टर के और भी प्रश्नों को पूछते हैं और फिर भी बच्चा उतने ही सटीक तरीके से जवाब देता है, तो वह क्या हो जाएगा, वो जो उस परिणाम लेकर के आ रहा है 10 में 10, वो हमें भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि बच्चे ने मेहनत की है। ठीक है, तो बार बार प्रयोग करने पर अगर वही सेम परिणाम आता है, इसका मतलब वो प्रयोग क्या है, परीक्षण क्या है, विश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है अथवा निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षा या निदानात्मक परीक्षण दोस्तों बहुत ही सिंपल है। निदान का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे की क्या समस्या है, उसकी समस्या का हमें पता लगाना। यानी कि बच्चा कौन सी भाषा को सीखने में असमर्थ हो रहा है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। इसके अलावा बच्चा क्या किस विषय में कमजोर है और उसे क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए गणित में उसको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम बच्चे की समस्या का पता लगाते हैं। तो जो समस्या का पता लगाना होता है वही होता है निदान करना, सिंपल सा। और जब हमने पता लगा लिया उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, जब हम उसको बार बार अभ्यास कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, उसकी कमी को दूर करते हैं, तो ये हो जाता है उपचार करना, उपचारात्मक परीक्षण। लेकिन यहाँ पर निदान पूछा है, तो निदान में हम केवल समस्या के कारणों को जानते हैं। तो जैसे किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो जब वो परीक्षण लिखते हैं, यानी कि टेस्ट कहते हैं कि जा करके करा के ले आइए, तो वो टेस्ट कराने के बाद आपके अंदर क्या समस्या है उसका पता लगाते हैं। तो पता लगाने के बाद ही वो आपको दवा देते हैं। तो समस्या है, जब उसका पता लग जाएगा कि बच्चे का कौन सा विषय कमजोर है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो फिर उसको हम क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। तो कहाँ पर समस्या है यही पता लगाना ही निदान कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग इस तरीके से लिख लोगे, बिल्कुल एकदम किताबी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। 2018 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में भी। अब यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ, देखिए,
निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्र में छात्र की विशेषताओं या कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करता है। तो यानी कि बच्चे के अंदर जो भी विषय संबंधी कमियां हैं उनका पता लगाना ही निदान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। तो मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे की प्रगति कितना हुई है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है, ये सारी चीजें मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है, यही क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है। बहुत ही आसान है, जिसको याद रहेगा आसानी से उसको 1 नंबर मिल भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, शैक्षिक शोध क्या है? तो शैक्षिक अनुसंधान, छात्र अध्ययन, शिक्षण की विधियां, अलग अलग शिक्षण के मेथड, शिक्षण प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका हम हल ढूंढते हैं। शैक्षिक शोध में 2019-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं, लिखित परीक्षा की उपयोगिता बताइए। तो अगर लिखित परीक्षा नहीं होगी तो बच्चा किस तरीके से सोचता है ये हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चल जाता है। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी उसको प्राप्त होती है और लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का भी ज्ञान होता है कि बच्चे के अंदर किस तरीके से वह सोचता है, कैसे वह लिखता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति क्या है, ये सारी बातें हम जान पाते हैं लिखित परीक्षा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 116 है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशित अनुक्रिया, यंत्रीकरण, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया आदि। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो मूल्यांकन द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्यांकन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा है, व्याकरण है, बोली है। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं विकास करना, छात्रों एवं शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और यहाँ पर देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में आप सभी को पता ही है, उपचार में हम क्या करते हैं, छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना। जब हम कमियों को जान जाते हैं फिर हम बच्चों का उपचार करते हैं और सही समय पर उनको हम सही कर देते हैं। और प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से हम ध्यान देते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। क्योंकि अगर एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 में से 5 से 6 ऐसे जरूर होंगे जो बहुत कमजोर होंगे और इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। तो व्यक्तिगत रूप से इन बच्चों पर हमें ध्यान देना पड़ता है और उनकी कमियों को दूर करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे लघुत्तरी क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए।
ये 3 पार्ट में मैंने पढ़ाए हैं, तो 2 पार्ट आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, तो सारे विषयों के मास्टर क्लास को आप जरूर देखिए दोस्तों। और आप हमसे यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, यूट्यूब पर अगर अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप को डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर सारे विषयों की मास्टर क्लास, सारे विषयों की हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके बनाया है। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी, तो अलग से आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब पर सारे विषयों की मास्टर क्लास, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की राजन पवन सीरीज की वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगी। तो आप सारे विषयों को देखते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।